हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस भलसुमिया में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एवं उसका विस्तार डिस्कशन के साथ इससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको हम बताते चलेंगे। चलिए, तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी आए हैं तो इसे सब्सक्राइबर करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया है? तो ये राज्य है अपना बिहार। बिहार में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण जो है पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिला से लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति याद रखना है, और ये त्रिस्तरीय है। जबकि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो मिला था ना, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था और पूरे देश में पंचायतों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया था। जबकि बिहार सरकार का अधिनियम आया था 2006 में, और इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार ने महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया है। और नगर पंचायत से संबंधित अधिनियम आया था 2007 में, और इसमें भी बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा आपका वीपी सिंह। वीपी सिंह जो है 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किया था। अर्थात अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में हुआ था। इसी को कभी कभी बोलेगा अवध किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में। कहाँ पे? तो लखनऊ में। और इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए, आगे क्वेश्चन में, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे आपका काका कालेकर साहब। यह जो है पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ को। देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, और यही पार्टी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो है बन गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही पार्टी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का रूप ले लिया। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जिसका चुनाव चिन्ह कमल छाप है। और देखिए जनता पार्टी की सरकार पहली बार जो केंद्र में आया था, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अर्थात जनता पार्टी की सरकार 1977 में आया था, और इस समय प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब आया था? 1977 ईस्वी में। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई। जबकि राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1959 ईस्वी में केरल में आया था। तो राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार 1959 केरल, जबकि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977। मोरारजी देसाई जो है इस समय प्रधानमंत्री बने थे। चलिए, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है, हम पार्टी के संयोजक कौन है? तो हम पार्टी की स्थापना किसने किया था? जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो है हम पार्टी की स्थापना किए थे। आप बताइए, आप पार्टी की स्थापना कौन किया था? आप, जो कि आम आदमी पार्टी है, तो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है आप पार्टी की स्थापना, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। हम पार्टी के संयोजक यानी स्थापना जीतन राम मांझी। आगे के क्वेश्चन को देखिए, राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार आपका भाषा था। तो राज्यों को जो अलग किया गया था, भाषाई आधार पर ही भारत में राज्यों को अलग किया गया था। और भाषाई आधार पर राज्यों को अलग करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना,
जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में बना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश किया था 1956 ईस्वी में। पूछता है कि संविधान संशोधन के तहत, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में, 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था और इसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी और भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की भाषा जो है तेलुगु है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन 1966 ईस्वी में हुआ। देखिए पंजाब राज्य को तोड़ करके पंजाब और चंडीगढ़, ये हरियाणा और पंजाब बनाया गया, जिसकी संयुक्त राजधानी कहाँ बनाई गई? चंडीगढ़, याद रखना। असम राज्य का विघटन कब हुआ था जी? पहली बार असम राज्य का विघटन 1953 ईस्वी में हुआ था। और कौन सा राज्य बना था? नागालैंड बना था, याद रखना है। इसके बाद देखिए और आपको क्या याद रखना, 1969 में जो है 1969 में चेन्नई का नाम मद्रास हो गया, मद्रास चेन्नई। इसके बाद 1973 में जो है मैसूर का नाम क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। 1995 में बम्बई का नाम मुंबई हो गया। तो ये सब बातें भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, याद रखना है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिक्किम को भारत का अंग कब बनाया गया? तो सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया, जबकि सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। गोवा के बारे में समझिए, गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा भारत का 25वां राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो ये सब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है, ध्यान से आप लोग को सुनते चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 में अब हम लोग आते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में सिक्किम शामिल नहीं है। तो ये बात आपसे पूछता है। देखिए पूर्वोत्तर भारत में 7 गो राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य है जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितना थी? तो भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या जो थी 565 देशी रियासतें। देखिए भारत में देशी रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय जो दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन देश में जो है एकीकरण जो है 3 लोग मिलकर जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारत में एकीकरण का जो जनक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना। कुल कितने देशी रियासत थे? 565। 562 तो आसानी से मिल गए थे, लेकिन 3 ऐसे देशी रियासत थे जो आसानी से नहीं मिल रहे थे। हैदराबाद नहीं मिल रहे थे। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 ईस्वी में भारत में शामिल किया गया था। जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, ये भी नहीं मिल रहे थे। इसको जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया। और आपका जम्मू कश्मीर जो है विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात यह भारत का अंग बना। तो यह बात भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो डीएमके कहां की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु, याद रखना है। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु। जेडीयू कहां की क्षेत्रीय पार्टी है? तो बिहार की। आरजेडी तो बिहार की। तो ये सब याद रखना। शिवसेना कहां की क्षेत्रीय पार्टी है? तो महाराष्ट्र की। शिरोमणि अकाली दल कहां की है? तो पंजाब की। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां की है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये सब पूछता है आपको, जो है याद रखना है, पूछते रहता है एग्जाम में। डीएमके कहां की है? तो तमिलनाडु की पार्टी है डीएमके। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है लोग, किस राज्य को पहले उप राज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो मेघालय को जो है मेघालय को पहले क्या बनाया गया? उप राज्य, फिर इसे जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये बात भी आपको याद रखना। 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, केशवानंद भारती केस में
सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सांसद जो है संविधान के मूल ढांचा में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। यानी संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में इसका कोई भी प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में दिया था। केशवानंद भारती केस का मामला कब आया था? 1973, 24 अप्रैल 1973। केशवानंद भारती केस का मामला किस राज्य से संबंधित है? तो केरल। क्वेश्चन पूछता है केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बैठक हुई है? तो 13 जजों की बैठक हुई है। सबसे बड़ी संख्या में जो है जजों की जो बैठक हुई है इसी केस में हुआ था, केशवानंद भारती केस। इसमें 13 जजों की बैठक हुई है, तो ये बात आपको याद रखना। जबकि गोलकनाथ मामला जो कि 1967 में आया था और इसमें 11 जजों की बैठक हुई है। गोलकनाथ केस में 11 जजों की बैठक और केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बैठक हुई है। सबसे बड़ी बेंच जो है इसी के समय था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुत सारे दल है। अभी जो है भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग। इसी को कभी कभी बोलेगा निर्वाचन आयोग। तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय। देखिए आपके एग्जाम में पूछता है अमेरिका में, तो अमेरिका में 2 दल है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इंग्लैंड में भी 2 दल है, द्विदलीय व्यवस्था हुआ, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। जबकि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था। ये आपको याद रखना। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपका है चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा। अर्थात पेड़ पौधे को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। उत्तराखंड में यह आंदोलन शुरू हुआ था। जबकि राजस्थान में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई। जबकि कर्नाटक में चिपको आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ये अपिक्को आंदोलन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए तो सुंदरलाल बहुगुणा, इसका आंसर हो जाएगा लाल बहुगुणा, अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो वीपी सिंह जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या किया था? लागू किया था। मंडल आयोग का गठन जो हुआ था 1979 में हुआ था। तो ये बात आपसे क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। मंडल आयोग का गठन कब हुआ? 1979। वीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है मंडल आयोग का गठन हुआ था, जो कि ओबीसी का जो आरक्षण है इसी से संबंधित है। लेकिन इसे सिफारिश किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो वीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखना है। और इसकी चर्चा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में है। किस भाग में है? तो भाग 17 में है, राजभाषा का वर्णन। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। देखिए मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? तो 8 अनुसूची थे। अभी के संविधान में 12 अनुसूची है। तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा थी। उस समय जो है मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे, जबकि अभी के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए कब कब कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जो है शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को शामिल किया गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो है 3 गो भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसका ट्रिक याद रखना है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 गो भाषा को शामिल किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसका ट्रिक है बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया। तो आज जो है वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो आज वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन है, जबकि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जबकि इंग्लिश और राजस्थानी ये 2 जो है आपका जो है ये भाषा नहीं है, अर्थात याद रखना मूल भाषा नहीं है, भारत की संविधान में शामिल नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 343 में है। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है, पेपर लैंग्वेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं।
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो राजस्थान से हुई, 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से? तो राजस्थान से, 12 अक्टूबर 2005। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जबकि आरटीई, राइट टू एजुकेशन, यह अधिनियम 2009 में आया था, लागू 2010 में हुआ था, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू 12 अक्टूबर 2005 राजस्थान से हुआ था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, लिट्टे आतंकवादी संगठन किस देश का है? तो लिट्टे आतंकवादी संगठन जो है ये श्रीलंका का है। श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है लिट्टे। लिट्टे का पूरा नाम होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। यह आतंकवादी संगठन किस देश से संबंधित है? तो श्रीलंका से संबंधित है। जबकि उल्फा आतंकवादी संगठन जो है भारत से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। उल्फा आतंकवादी संगठन किस देश का है? तो भारत का है। क्वेश्चन नंबर 21, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो किया था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जन नायक के रूप में जाना जाता है। जन नायक के रूप में जयप्रकाश, देखिए लोक नायक के रूप में, सॉरी, देखिए लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जन नायक के रूप में कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। देखिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और देश नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान इसी ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना 1942 ईस्वी में, तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में जो है ये इस जेल में जो है इसे बंद कर दिया गया था, और फिर यहाँ से ये फरार हो गए थे। तो ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछ देता है, तो ये बात भी आपको याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। देखिए 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल संविधान में भारत में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जोड़े गए थे। जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसका संबंध शिक्षा से है। तो ये सब बातें आपके एग्जाम में पूछते रहता है, याद रखना। देखिए थोड़ा स्पीड हो रहा है क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं। देखिए ऐसे तो क्लास में हम इंटर में जो है बहुत सारी चीजों को बताए थे। देखिए कल आपका एग्जाम है, इसीलिए आज हमको वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। बहुत सारे लड़कों का डिमांड था कि सर आप भैया आप वीडियो अपलोड कीजिए, तो हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। चलिए तो रिवीजन की दृष्टिकोण से थोड़ा स्पीड है, तो ये आपको मैनेज करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 23 में आते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है। क्या छूट रहा है जी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके ये जो है आपका जो संपत्ति, ये सॉरी 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को निकाल करके जो है ये कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने किया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1975 में आपातकाल की घोषणा किए थे, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया। जबकि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखिए आपातकाल 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राजकीय आपात जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। राजकीय आपात जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कई सारे राज्यों में लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, 1952 में लगा था। जबकि राष्ट्रीय आपात भारत में अभी तक कुल 3 मर्तबा लग चुका है। पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में लगा था, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, युद्ध किया था, तो पहली बार 1962 में। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात लगा था 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और तीसरी बार राष्ट्रीय आपात 1975 में लगा था, आंतरिक अशांति के कारण। देखिए
तो राष्ट्रीय आपात कितने बार लग चुका है? 3 बार। पहली बार 1962, किसके कारण? युद्ध होने के कारण, सॉरी बाम आक्रमण। पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में जो लगा था, बाम आक्रमण, बाहरी आक्रमण, चीन जो है भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, उस समय भारत में राष्ट्रीय आपात लगा था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात 1971 में लगा था युद्ध के कारण, जबकि तीसरी बार राष्ट्रीय आपात 1975 में लगा था और ये आंतरिक अशांति के कारण लगा था। तो अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये बात भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। किस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। A.O. ह्यूम ने किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। बॉम्बे में इसका अधिवेशन हो रहा था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, 1987 ईस्वी में, और इसने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन यह भारतीय नहीं थी, यह आयरलैंड से आई थी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी सरोजिनी नायडू। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कम से कम जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम आप लोग को बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी उस समय पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो एस निजलिंगपा। एस निजलिंगपा जो है उस समय क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? 1969 ईस्वी में, और इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? एस निजलिंगपा। पहली बार कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? 1906 के सूरत अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। उसी समय तो गरम दल और नरम दल में बट गए थे। इसके बाद फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक साथ हो गए थे। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस में फूट कब पड़ा था? तो 1969 में। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया था। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। इससे ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, और इन्होंने ही स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया था। चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो विश्वास प्रस्ताव के आधार पर मोरारजी देसाई को जो है त्यागपत्र देना पड़ा था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री कब बने थे? 1977 ईस्वी में। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में आया था, और इस समय प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। याद रखना, सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, जबकि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक बार बजट को पेश किए थे, लगभग 10 बार इन्होंने संसद में बजट को पेश किए थे। कौन? मोरारजी देसाई। याद रखना है। देखिए, इसके समाधि स्थल को अभय घाट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध जो है 1962। देखिए, चीन जो है, चीन भारत के साथ युद्ध कब किया? 1962 में चीन जो है भारत पर युद्ध किया था। याद रखना, भारत के साथ आक्रमण किया था। अर्थात सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में चीन और भारत के बीच हुआ था। पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में। चाउ एन लाई, चाउ एन लाई जो है चीन के थे, और भारत के जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों के बीच पंचशील समझौता हुआ था। हिंदी चीन भाई भाई, लेकिन धोखेबाज चीन ने 1962 ईस्वी में पंचशील समझौता का उल्लंघन करते हुए भारत पर
आक्रमण कर दिया था 1962 ईस्वी में। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। इसके नायक कौन थे? तो नेहरू, नासिर और टीटो। देखिए पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, 1961 में हुआ। कौन कौन थे? तो नेहरू, नासिर और टीटो। क्वेश्चन नंबर 32, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? तो 1960। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? 1960 में हुआ, याद रखना है। इसके बाद देखिए 1960 में सिंधु नदी के जल को लेकर के जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु की 5 जो सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देखिए चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। तो झेलम और चिनाब ये दो नदियों का पानी पाकिस्तान 80% यूज करेगा, जबकि ये आपका झेलम और चिनाब, जबकि रावी, ब्यास, सतलज का पानी का 80% भारत यूज करेगा। तो इस समझौते में ये सब बातें कही गई थी। तो ये बात आपको याद रखना। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 2 और समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। 1966 में ताशकंद में जाके समझौता हुआ था, 10 जनवरी 1966 में, याद रखना है। और ये ताशकंद गए थे कौन? तो ये ताशकंद जो है लाल बहादुर शास्त्री गए थे समझौता में, याद रखना है। तो ताशकंद समझौता 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, अर्थात जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों के बीच जो है शिमला समझौता हुआ था, याद रखना। देखिए शिमला सम्मेलन बोलेगा तो 1945, शिमला समझौता बोलेगा तो 1972। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और 1972 में जाके शिमला में समझौता हुआ था। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत की ओर से इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 32 तक हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जबकि रेड-क्लिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। देखिए मैकमोहन रेखा किस राज्य में यह रेखा है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसका निर्धारण कब हुआ है? 1914 में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड-क्लिक रेखा। और कुछ कुछ के बारे में आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है? तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? तो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। देखिए हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो ये सब बातें भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर जो है भारत क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 35, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो आसियान। एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? आसियान। आसियान की स्थापना 1967 देता है। 1967 में जो है आसियान की स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान में भारत शामिल है? नहीं, आसियान में भारत शामिल नहीं है। आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 10 है। आसियान में कुल कितने देश है? तो 10 देश है, याद रखना है। देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 10 देश जो है आसियान के सदस्य है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, भारत सार्क का सदस्य है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क में टोटल 8 देश है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो देखिए 8। चलिए तो आसियान में कितने देश है? तो 10 देश है, जबकि आपका जो है सार्क में कितने देश है? तो 8 देश है। देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस तरह जो है आपका सार्क में कुल 8 देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन सा नेता कर रहा था? तो कोसिजिन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। कोसिजिन जो है ताशकंद समझौते में जो है सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अर्थात ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पाकिस्तान की ओर से कौन थे? अय्यूब खान। भारत की ओर से कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री।
और वहीं पर जो है लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ताशकंद समझौता के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो एक साथ 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी के समय में किया गया 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन पूछता है 19 जुलाई 1969 को किया गया था। हजारी समिति की सिफारिश पर किया गया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखना। इसके बाद फिर जो है 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 5 अप्रैल 1980 को किया गया था। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 19 जुलाई 1969 में, जबकि 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 5 अप्रैल 1980 में। अभी जो है कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? तो 12। अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? 12। देखिए आरबीआई का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई। बैंकर के रूप में किसे जाना जाता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है? कोई भी निजी संपत्ति जो है सरकार अपने कब्जे में कर लेती है तो इसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण, और सरकार की संपत्ति किसी निजी व्यक्ति के हाथों में दे देते हैं तो इसे कहते हैं निजीकरण। तो ये बात भी आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। 38 में क्या है जी? तो 38 में आपका क्वेश्चन है, देखिए तो 38 में क्वेश्चन आपका है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। देखिए भारत में जो है पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, कुल 12 को जो है भारत में पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। तो पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, फिर 61 से 66 तीसरा, और 66 से 69 में कोई भी योजना नहीं चला था। इसीलिए 1966 से 69 के काल को योजना अवकाश कहा जाता है। 66 से 69, फिर 69 से 74, फिर 74 से 78, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78। एकमात्र पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्षों तक चली थी, और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1974 से 78। फिर 1978 से 80 में कोई भी योजना नहीं चला था। इसे कहते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान 1978 से 80 गुरनार मिल्डर ने लाया था मोरारजी देसाई के समय में। फिर 80 से 85, 85 से 90, फिर 90 से 92 के बीच कोई भी योजना नहीं चला था। उस समय भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा जर्जर थी। फिर 92 से 97, 97 से 2002, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना चल ही रही थी 12 से 17, अर्थात इसे समाप्त कर दिया गया। याद रखना योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 में हुआ था, और योजना आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। तो योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया, और इसी के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। योजना आयोग को समाप्त किया गया था 2014 ईस्वी में, जबकि नीति आयोग की स्थापना किया गया था 2015 ईस्वी में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। याद रखना अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए इसी से संबंधित एगो चीज पूछता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था, और इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 39, गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो बता दिए हैं 1967 में आया, पंजाब से संबंधित है। और कितने जजों की बैठक हुई है? तो 11 जजों की बैठक हुई। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है? योजना आयोग कैसा निकाय है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। जिस संगठन या जिस संस्था की चर्चा संविधान के कोई भी अनुच्छेद में नहीं होता उसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, या असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। इसके स्थान पर जो नीति आयोग की स्थापना किया गया है यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय। इसकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। जबकि चुनाव आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद में है 324 में। देखिए सर इसके बाद जो है आपको याद रखना है। तो ये योजना आयोग कैसा संस्था है? तो गैर संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय। इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग की चर्चा। तो जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद में होगा वो होगा संवैधानिक निकाय। जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद में नहीं होगा उसे कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। तो योजना आयोग कैसा निकाय था? तो गैर संवैधानिक निकाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 42,
भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। भारत में वित्त आयोग का गठन जो हुआ था 1950-51 में जो है भारत में वित्त आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग में अर्थात वित्त आयोग में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अब जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह, नंदलाल किशोर सिंह जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। जबकि अभी जो वित्त आयोग है ये अभी जो है 15वें वित्त आयोग है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NK सिंह अभी 15वें वित्त आयोग है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी, अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। तो अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, नंदलाल किशोर सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आरबीआई का लेखा जोखा कब से कब तक? तो 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा जोखा होता है। जबकि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 माह, भारत का वित्तीय वर्ष पूछेगा तो 1 अप्रैल से 31 माह, आरबीआई का लेखा जोखा पूछेगा तो 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है आरबीआई, अर्थात सभी बैंकों पर नियंत्रण आरबीआई का होता है, याद रखना है। आरबीआई की स्थापना बता दिए 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 44। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है ये अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष जोर कृषि पर दिया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष जोर जो दिया गया था उद्योग धंधा पर दिया गया था, याद रखना। देखिए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, आत्म सुरक्षा, देश की सुरक्षा, यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही चीन भारत पर आक्रमण किया था 1962 ईस्वी में और इसी का मौका का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया था 1965 ईस्वी में। तो इस समय भारत में आपातकाल भी लग गया था, इसीलिए सबसे अधिक असफल पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक असफल रही थी, जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक सफल पंचवर्षीय योजना रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 35 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु इसका भी 35 वर्ष, जबकि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री और लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। देखिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो ये सब बातें आप लोग को थोड़ा बहुत याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है 47 में आते हैं। देखिए 47 में क्या है? 10 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो 10 सूत्री गांधी लिखा गया, इंदिरा गांधी आपको याद रखना है। 10 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी से, याद रखना है। 10 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी से। 10 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम का संबंध जो है इंदिरा गांधी से, जबकि 11 सूत्री कार्यक्रम का संबंध जो है महात्मा गांधी से। 14 सूत्री कार्यक्रम का संबंध जो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो 10 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम का संबंध इंदिरा गांधी, 11 सूत्री कार्यक्रम का संबंध महात्मा गांधी और 14 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो मनमोहन सिंह के शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मनरेगा जिसमें 100 दिनों के रोजगार की बात कही गई है मनरेगा में, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किसने किया? देखिए किसने ने, कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। स्थापना इसका हुआ था 6 अगस्त 1952। क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। देखिए राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद
किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लग चुका है, याद रखना। राष्ट्रपति भारत का जो है पहला व्यक्ति होता है आपका राष्ट्रपति, याद रखना। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है अभी जो है भारत के राष्ट्रपति है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए खैर जो भी हो, तो आज हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। अब टाइम मिलेगा तो एक दो वीडियो आप लोग के लिए और लाएंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए, और आप लोग का एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग कम से कम मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और हमसे जुड़ जाइए लोग। बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ इस चैनल पर सीखने के लिए मिलेगा। ब्रिलियंट क्लासेस भलसुइया। तब तक के लिए जय हिंद।